My dear student, today we are going to learn about 12th class biology. This is a most VVI question. My dear student, आज जो हम बात करने वाले हैं ये बायोलॉजी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI सब्जेक्टिव है उन पर बात करने वाले हैं। तो चलते हैं, हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कहता है युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव में अंतर बताएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि युग्मक जनन होता क्या है और भ्रूणोद्भव क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, युग्मक जनन हम उसको कहते हैं, युग्मक के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम युग्मक जनन कहते हैं। मतलब कि युग्मक के बनने की जो प्रक्रिया होगी उसे ही हम युग्मक जनन कहते हैं। ये युग्मक क्या होती है? युग्मक को हम गेमेट के नाम से जानते हैं, GAMET, गेमेट के नाम से हम जानते हैं। ये जो युग्मक होता है ये दो तरह से होते हैं। एक को हम नर युग्मक के नाम से जानते हैं जो हमारा शुक्राणु होता है, जिसे अंग्रेजी में हम स्पर्म के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है मादा युग्मक। मादा युग्मक को हम अंडाणु के नाम से जानते हैं, अंड के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम ओभा के नाम से जानते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जब ये शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में संयोग होते हैं तो निषेचन, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। फर्टिलाइजेशन, हिंदी में इन्हें हम निषेचन के नाम से जानते हैं। तो इससे ये पता चला कि निषेचन आप किसे कहते हैं। निषेचन सर हम उसको कहते हैं कि जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में मिलते हैं तो उन्हें ही हम निषेचन कहते हैं। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों को, इन प्रश्नों को समझने के लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना है जो यहाँ मैं बताते जा रहा हूँ। आगे देखिए, निषेचन के बाद क्या बनता है? निषेचन के बाद इम्ब्रायो बनता है, जिन्हें हम हिंदी में भ्रूण के नाम से जानते हैं। ये भ्रूण धीरे धीरे आगे जाने के बाद ये एक शिशु, एक बच्चे का रूप धारण कर लेता है, मतलब कि चाइल्ड बन जाता है। इनकी कुछ समय सीमा अवधि होती है जो कि 9 महीने या 9 महीने 10 दिन रखी गई है। माय डियर स्टूडेंट, अभी हम बात करने वाले हैं युग्मनज पे। तो ये जो युग्मक होता है, इनके जो बनने की प्रक्रिया होती है, इसी को हम युग्मक जनन कहते हैं। जब युग्मक जनन की क्रियाएं पूर्ण होती है तो एक नर और मादा दोनों युग्मक बनते हैं, या तो नर युग्मक बनेंगे और मादा युग्मक बनेंगे। आगे देखते हैं कि युग्मक जनन के अंदर में होता क्या है। जब युग्मक जनन की क्रियाएं शुरू होती है तो मियोसिस होती है। मियोसिस की क्रिया जब शुरू होती है तो द्विगुणित मायोसाइट का निर्माण होता है, और इन्हीं द्विगुणित मायोसाइट के द्वारा नर का और मादा युग्मक का निर्माण होता है, मतलब बनता है। अब हम देखते हैं भ्रूणोद्भव क्या होती है। भ्रूणोद्भव का मतलब होता है कि जायगोट से भ्रूण का बनना। किससे? जायगोट के। अभी देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद जो भ्रूण बनता है ये क्या होती है? तो इसी को हम जायगोट के नाम से जानते हैं। इन्हें हिंदी में हम युग्मनज के नाम से जानते हैं। याद रखो माय डियर स्टूडेंट, पहले यहाँ युग्मक था, गेमेट था। ये गेमेट फीमेल के गेमेट से, मतलब के शुक्राणु अंडाणु से मिलकर निषेचन की क्रिया पूर्ण की, जिनके फलस्वरूप आफ्टर देन जायगोट प्राप्त हुआ, युग्मनज प्राप्त हुआ। ये युग्मनज मतलब भ्रूण प्राप्त हुआ। आगे जाने के बाद ये धीरे धीरे भ्रूण विकसित होते 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 एक बच्चे शिशु बन जाता है, और फिर अपने समय अवधि के अनुसार माँ के गर्भ से ये बाहर प्रसव के रूप में निकल जाता है, जिन्हें हम बच्चे का पैदा कहना जानते हैं। आगे देखिए, तो कहा गया है कि जायगोट से जो भ्रूण बनने की क्रिया होती है उसी को हम भ्रूणोद्भव कहते हैं। आगे देखते हैं कि इस प्रक्रिया के अंदर में जायगोट की कोशिका का विभाजन होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर देखा कि जब स्पर्म ओवा से मिला, संयोग किया, तो फर्टिलाइजेशन, निषेचन हुआ,
निषेचन के फलस्वरूप हमें युग्मनज जायगोट प्राप्त हुआ। जायगोट धीरे धीरे बढ़ करके एक भ्रूण बना, भ्रूण धीरे धीरे बढ़ करके हमें क्या मिल गया, तो एक शिशु बन गया। आगे देखते हैं। तो जायगोट जो है, ये युग्मनज जो है, इसकी जो कोशिका का विभाजन होता है, ये किसके द्वारा होती है, तो जायगोट के द्वारा। मतलब ये हुआ कि कोशिका का जो विभाजन होता है ये जायगोट के द्वारा होती है। मतलब ये कहा गया है इस प्रक्रिया में जायगोट की कोशिका का विभाजन हुआ। तो कोशिका का विभाजन किसका हुआ, तो जायगोट का हुआ। किसके अंदर में हुआ, तो भ्रूणोद्भव के अंदर में हुआ। आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर इसका 2 देखते हैं। कहते क्या है उसको समझिए। कहते इस प्रक्रिया में द्विगुणित जायगोट के बार बार माइटोटिक कोशिका विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। मतलब भ्रूणोद्भव के अंदर में मैंने देखा कि जो द्विगुणित जायगोट होती है ये बार बार माइटोटिक कोशिका के द्वारा विभाजित होता है, जिनके कारण किसका निर्माण होता है, तो भ्रूण का निर्माण होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 क्या कहता है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन जो है ये द्विनिषेचन है। इसको हम अंग्रेजी में डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर हमें ये नहीं पूछा गया है कि द्विनिषेचन किसे कहते हैं, क्या है। ये पूछा गया है कि द्विनिषेचन का महत्व क्या है, मतलब द्विनिषेचन होने से क्या हमें फायदा मिलता है। तो याद रखो माय डियर स्टूडेंट कि द्विनिषेचन का आवृत बीजों पौधों में विशेष महत्व है। माय डियर स्टूडेंट, जो आवृत बीज है, जो आवृत बीज वाले पौधे हैं, इन पौधों में द्विनिषेचन बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। बिना इसके नहीं हो सकता। आगे देखते हैं। यदि पौधों में केवल ओनली वन संयुग्मन हो और त्रिसंलयन की क्रिया न हो तो भ्रूणपोष नहीं हो सकता है। मतलब ये हुआ कि भ्रूणपोष अगर नहीं बन पाया तो कोई भी भ्रूण वाला बीज नहीं बनेगा। मतलब कि ऐसा बीज जो भ्रूण पैदा करे, ऐसा कोई बीज ही न बनेगा जब तक कि भ्रूणपोष नहीं बनेगा। पौधों में ये एक शर्त लग गया है कि त्रिसंलयन की क्रिया होंगी, तब जाकर के कोई भी बीज भ्रूण को उत्पन्न कर सकेंगे। मतलब ये हुआ कि अगर त्रिसंलयन की क्रिया न हुई तो वो बीज भ्रूणहीन होगा, उसमें किसी भी तरह की एम्ब्रायो भ्रूण नहीं होंगे। आगे देखते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद आफ्टर देन डबल फर्टिलाइजेशन ही भ्रूणपोष का निर्माण करता है। जब डबल फर्टिलाइजेशन द्विनिषेचन की क्रिया पूर्ण होती है तो भ्रूणपोष का निर्माण होता है। भ्रूणपोष ही भ्रूण को भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराता है। दिस इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि भ्रूणपोष ही भ्रूण को भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराता है। अब आपने क्या देखा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि बताइए कि भ्रूण को भोज्य पदार्थ किसके माध्यम से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन में आप देंगे भ्रूणपोष के द्वारा। भ्रूणपोष में ही किसमें, भ्रूणपोष में ही मातृ और पितृ, इसको हम प्रीति गुण मतलब के माता का गुण और पिता का गुण मतलब पेरेंट्स प्रॉपर्टी, क्रोमोसोम के माता के गुणसूत्र और पिता के गुणसूत्र पाए जाते हैं। किसमें, तो भ्रूणपोष में। से फिर पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि माता का गुणसूत्र और पिता के गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन रहेगा 4 जिसमें एक रहेगा भ्रूणपोष। तो आप किसमें मत ठोकेंगे, तो भ्रूणपोष में सब ठोकेंगे। अतः देखते हैं आगे की ओर। भ्रूणपोषीय कोशिकाओं में संकर ओव, जिसको आप हाइब्रिड विग्योर के नाम से जानते हैं, कभी कभी देखे होंगे कि जैसे ये मूली है, ये आपका क्या है, मूली है, और ये मूली जो है ये हाइब्रिड किस्म का है, तो बड़े बड़े मूली होंगे।
कभी कभी आप देखते हैं कुछ जानवर भी होते हैं, तो जो हाइब्रिड टाइप के होते हैं, हाइब्रिड टाइप के जो होते हैं, उनके अंदर में जो हाइब्रिड टाइप की जो प्रॉपर्टी गुण जो पाई जाती है वो किसके माध्यम से पाई जाती है? तो ये भ्रूण पोष कोशिकाओं के माध्यम से पाई जाती है, जिन्हें हम संकरोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकरोज भी कहते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं, अगला सवाल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 पर आते हैं। इसमें देखते हैं, दिस इज अ मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। ये आपके परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है और यही क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। आप इसे देख ले, याद कर ले। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। कहते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, अनिषक जनन क्या है? माय डियर स्टूडेंट, ये अनिषक जनन हम उस जनन को कहते हैं जिस जनन के अंदर में कोई निषेचन की क्रिया पूर्ण नहीं होती है, निषेचन होती ही नहीं है, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब ये हुआ सर कि निषेचन की क्रिया के बिना ही जीव अपने नए जीव का निर्माण कर सकती है। फिर से एक बार हम डेफिनेशन को देखते हैं कि कुछ प्राणी हैं जिसमें रोटी फर्श है, मधुमक्खी है, कुछ पक्षी वगैरह है। इन सब में बिना निषेचन की क्रिया के ही नए जीव का निर्माण होता है और इसी प्रकार की घटना को हम अनिषेचक जनन कहते हैं। अगला सवाल हम